नाज़रीन, इस वक्त पाकिस्तान में गैर मामूली हालात हैं, नहुसत है, हर तरफ एक नहुसत महसूस की जा रही है। उसकी बुनियादी वजह यह है कि ये कहानी सिर्फ 2 साल पहले शुरू नहीं हुई थी, बल्कि ये कहानी इसे और ज्यादा बढ़ाया गया जब तहरीक इंसाफ पाकिस्तान की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी से उनका सिंबल छीना गया। वो सिंबल छीन कर एक ऐसा गटर का ढक्कन खोला गया कि उस गटर के ढक्कन खुलने के बाद की जो बदबू है वो मुआशरे के हर तरफ फैली हुई है। बेचैनी है, नफसा नफसी है, पाकिस्तान के अंदर एक केओस है, खौफनाक केओस है। इस सारी सूरत हाल को और जब से बल्ला छीना गया है, इसको प्रोमिनेंट जर्नलिस्ट असद तूर साहब कैसे डिफाइन करते हैं वो सुन लें। उस एक गंदे फैसले की वजह से तो वो अब जाहिर बात है, वो गटर तो अपना गंद उगलता जा रहा है। उसने 2024 वाला 8 फरवरी इलेक्शन उगला, ठीक है, और आप देखिए कि उस फैसले के मुंह पर अवाम ने वोटों से जूते मारे। जो फैसला सुप्रीम कोर्ट ने रिवर्स नहीं किया, लेकिन अवाम ने रिवर्स कर दिया। ये होती है अवाम के वोट की ताकत। अवाम ने जिस तरह से, उनका कहना है कि जूते मारे उस फैसले को, और जाहिर है ये तारीख भूलेगी नहीं। मुअर्रिख जब भी लिखेगा तो काली स्याही से लिखेगा और मुअर्रिख गुस्से में वो अल्फाज इस्तेमाल करेगा यकीनी तौर पर इस फैसले के हवाले से जिसने पाकिस्तान के 25 करोड़ अवाम का मैंडेट छीना है। ये सिर्फ मैंडेट छीनना मकसद नहीं था, ये एक लार्जर डिजाइन है जो उसके बाद खुलकर सामने आया। रिजर्व सीट्स का मामला, उसके बारे में आपको बताते हैं, लेकिन उससे पहले जो लोग नए हैं सब्सक्राइब करें, ज्वाइन करें, पैट्रियन में जाएं, हमें सपोर्ट करें, हमारे मेंबर बने, क्योंकि इस वक्त आवाज उठाना जरूरी है। ये अहम तरीन टाइम है कि जहां पर बहुत सारी चीजें पाकिस्तान के अंदर की जा रही है और ये एक डिजाइन है जो नजर आ रहा है कि एक एक्सटेंशन देनी है और उस एक्सटेंशन के बाद करना यह है कि हाई कोर्ट के और मुख्तलिफ 100 जजेस को फारिग करना है और अगले 20 से 30 सालों तक पाकिस्तान की जुडिशरी को मुकम्मल कंट्रोल में करना है। मुकम्मल कंट्रोल में करके, मैनेज करके पाकिस्तान के अंदर 20 से 30 सालों तक की कंट्रोल, अपना एक खौफ की फिजा पाकिस्तान के अंदर कायम रखनी है। वो एक लार्जर डिजाइन है जो कि नजर आ रहा है आज जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर हुआ है और जस्टिस अतहर मिन्नाल्लाह साहब ने किया है। एक्सटेंशन को उन्होंने जला दिया है। पहले ये एक्सटेंशन देख लें जो जली है। नाज़रीन, माजरत के साथ ये बिजली की एक्सटेंशन थी जो जली है, लेकिन एक्सटेंशन जाहिर है इस मुल्क का सबसे बड़ा मसला है और एक्सटेंशन जो एक आईनी तरमीम हुकूमत लाने जा रही है और उस आईनी तरमीम का जो लार्जर जो समझ आ रहा है वो प्लान ये है कि काजी फाइज ईसा साहब को मजीद 2 से 3 साल दिए जाएं, मजीद 2 से 3 साल उन्हें ऊपर बिठाया जाए और उसके बाद मुल्क पाकिस्तान के अंदर मामला चलाया जाए। सिद्दीक जान साहब इस बारे में ये कहते हैं कि अगर काजी साहब को एक्सटेंशन दे दी गई तो उसके बाद पाकिस्तान के अंदर सरेआम गोलियां मारी जाएंगी, सरेआम कोड़े मारे जाएंगे। हसनान मलिक साहब ये कहते हैं कि अगर काजी साहब को एक्सटेंशन मिल गई तो इसका मकसद यह होगा कि एस्टेब्लिशमेंट खुद जितना खुद को डिफेंड नहीं कर सकती, उससे बढ़ चढ़कर काजी फाइज ईसा साहब उन्हें डिफेंड करेंगे। आज जाहिर मामला रिजर्व सीट्स का था और ये रिजर्व सीट्स तहरीक इंसाफ से छीनकर बाकी मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज में रेवड़ियों की तरह बांटी गई हैं। यानी मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज को रेवड़ियां जिस तरह से दी जाती हैं, थोक के हिसाब से दी गई हैं। यानी हर एक के खाते में खुलकर ऐसा महसूस हुआ कि काजी साहब ने झोली में रिजर्व सीट डाली हुई है और सबके खाते में डाली जा रही है। मकसद ये था कि एक खास किस्म का नंबर पूरा किया जाए और वो नंबर एक्सटेंशन के लिए हो। आज अतहर मिन्नाल्लाह साहब ने अहम तरीन सवाल उठाए। अतहर मिन्नाल्लाह साहब ने यह कहा कि पहला नुकता तो यह है, बराए मेहरबानी हमें यह बताएं कि एक पार्टी को आपने रिजर्व सीट्स नहीं दी, लेकिन उनकी जो सीटें थी वो आपने बाकियों के अंदर कैसे बांट दी। फिर उन्होंने कहा कि जो सुन्नी इत्तेहाद है उसको इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान एक नोटिफिकेशन के जरिए पार्टी तस्लीम कर रहा है और आजाद उम्मीदवार उसके अंदर जा रहे हैं, लिहाजा उन सबकी शिनाख्त भी तस्लीम हो जाती है। फिर इन सबकी रिजर्व सीट्स कहां पर है। साथ साथ जो मंसूर अली शाह साहब है उन्होंने भी आज कहा कि जब तक रिजर्व सीट्स का मामला हल नहीं होता, हुकूमत के मैंडेट के ऊपर यह बहुत बड़ा सवाल है कि किस तरह से, किस मैंडेट के साथ ये पार्लियामान के अंदर बैठे हुए। साथ साथ उन्होंने यह भी कहा कि ऐसा नहीं हो सकता कि आजाद उम्मीदवारों का एक ग्रुप हो और आप इसे सिर्फ एक ग्रुप डिक्लेयर कर दें और रिजर्व सीट्स उन्हें ना दें। ये इस तरह से चल नहीं सकता। और यह बात भी बड़ी क्लियर की गई कि जिन लोगों ने आजाद उम्मीदवार के तौर पर लड़े थे इंतखाबात, ये असल में तहरीक इंसाफ के ही उम्मीदवार थे। ये एक तहरीक इंसाफ एक रजिस्टर्ड सियासी जमात है, लिहाजा उस प्लेटफॉर्म से ये सारे लोग आए थे। इनके पास सिर्फ इलेक्टोरल सिंबल, सेम इलेक्टोरल सिंबल नहीं था। अतहर मिन्नाल्लाह साहब ने आज ये भी कहा कि यह ऐसा शायद गैर मामूली है, तारीख में पहली दफा हुआ है एक पार्टी से उसका जो इलेक्टोरल सिंबल है वो उनसे छीन लिया जाए। ये एक लार्जर डिजाइन है जो नजर आ रहा है। ये मामला एक्सटेंशन का है। डॉक्टर मोहित पीरजादा साहब को सुन लें। अक्टूबर 2024 में उनको रिटायर होना है। उनको एक्सटेंशन, अगर उनका टेन्योर बढ़ा के 3 साल कर देते हैं तो फिर 25 के बाद वो 26 अक्टूबर 2026 तक काजी फाइज ईसा साहब जो हैं वो चीफ जस्टिस रहेंगे। अब आप अच्छी तरह से देख रहे हैं कि काजी फाइज ईसा साहब चौधरी निजामुद्दीन को और पीएमएलएन का पूरा जो ढांचा है इसे किस किस तरह से सपोर्ट कर रहे हैं। डॉक्टर मोहित पीरजादा साहब ये कह रहे हैं कि जनाब ये सिर्फ एक एक्सटेंशन नहीं है, बल्कि इसके बाद एक्सटेंशनों का मुंह खोल दिया जाएगा और बाकी भी एक्सटेंशन पूरे निजाम को, पूरे सिस्टम को बुनियादी तौर पर एक्सटेंशन दी जाएगी। सलमान अकरम राजा साहब आज खड़े थे सुप्रीम कोर्ट में, रोस्टम पर भी आए और इरफान सिद्दीकी और सलमान अकरम राजा साहब ने बड़ा खुलकर इस सारे मामले को, बल्कि अदालत के अंदर उन्होंने बांध कर रखा है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के वकला को। सलमान अकरम राजा साहब क्या कहते हैं कि जनाब ये एक्सटेंशन सबसे बड़ा मसला है, एक्सटेंशन इस मुल्क के अंदर नहीं होनी चाहिए।
सलमान अकबर आजा साहब को सुन लें। हम समझते हैं किसी हाजिर सर्विस अफसर की, वो किसी भी इदारे से उसका ताल्लुक हो, एक्सटेंशन नहीं होनी चाहिए। अब इसके ऊपर मजीद कुछ इंटरेस्टिंग रिमार्क्स हैं, वो आपके सामने रखेंगे, लेकिन उससे पहले एक बड़ी ही इंटरेस्टिंग क्लिप है जो कि ज़ाहिर है सुप्रीम कोर्ट से आई है। फाइज कादी ईसा साहब बुनियादी तौर पर मामला सुन रहे हैं जो कि फैजाबाद धरना केस था, उस हवाले से सुन रहे हैं। यानी तहरीक इंसाफ के तकरीबन 17 से 18 केसेस पेंडिंग हैं, लेकिन कादी फाइज साहब फैजाबाद धरना केस को रगड़े जा रहे हैं और नजर आ रहा है, यानी रिपोर्ट भी हो रहा है, नजर भी आ रहा है कि बड़ी कोशिश कर रहे हैं कि जनरल फैज हमीद साहब को, साबिक DGI उन्हें किसी तरह से इस सारे मामले के अंदर रगड़ा जाए। यानी सिर्फ ये कादी फाइज साहब का आर्गुमेंट सुन ले जनाब जनरल फैज हमीद साहब के हवाले से, ये बराए मेहरबानी सुने। उनसे कहते ना, उनको बुलाया था कि पूछते भैया आप ये बात कैसे कर रहे हो, वो कहते हैं ना वो शेर है कि नहीं बुलाया उनको या नहीं बुलाया? सर आई फ्रॉम व्हाट आई अंडरस्टैंड एक क्वेश्चनेयर भेजा और उसका रिस्पांस आया। ओहो, हिम्मत भी नहीं की। तो कादी फाइज साहब कह रहे हैं कि उन्हें बुलाना चाहिए था जनरल फैज हमीद साहब को। कुछ और भी रिमार्क्स हैं, ये सैफ अवान साहब लिखते हैं कमीशन ने क्या किया है, सिर्फ वक्त ही जाया किया है। जस्टिस कादी फाइज ईसा, कमीशन कह रहा है एहतजाज करने वाली जिम्मेदार नहीं है, पंजाब हुकूमत जिम्मेदार है। वाह माशाअल्लाह चीफ जस्टिस। अब मसला ये है फैजाबाद धरने के हवाले से उस वक्त जो PM थे वो जनाब शाहिद खाकान अब्बासी साहब थे, उस वक्त जो CM थे जनाब शहबाज शरीफ साहब थे। अब ये दोनों जब कमीशन के सामने जाते हैं तो दोनों एक भी स्टैंड नहीं लेता कि उस वक्त के जो खुफिया इदारे थे पाकिस्तान के, या जनरल फैज हमीद थे या मुख्तलिफ लोग थे, उनका कोई रोल है फैजाबाद धरने के ऊपर। बल्कि ये खुद कहते हैं कि इन्होंने फैज हमीद साहब को बुलाया और बुलाकर कहा कि बराए मेहरबानी वो धरना किसी तरह से खत्म करवा दें। यानी इन्होंने जाकर जो कमीशन था उसके सामने ये बात मानी है। एक बात यहां पर ठीक है कि जनरल फैज हमीद हूं या पाकिस्तान के इदारों की कोई भी शख्सियात हो, उन्हें बुलाना चाहिए। सिर्फ क्वेश्चनेयर भेजकर क्वेश्चनेयर का जवाब देना काफी नहीं है। मसला यह कि पाकिस्तान के अंदर जो ताकतवर हैं, जो बड़े हैं, बच जाते हैं, उनके बारे में कोई पूछता नहीं है और बाकी सारे रगड़े जाते हैं, और ये बड़ी बदकिस्मती है। यानी अंदाजा लगा लें मुजम्मिल सुहलवर्दी साहब ये बड़े प्रोमिनेंट जर्नलिस्ट है और इन्हें प्रो एस्टेब्लिशमेंट भी समझा जाता है लंबे टाइम तक। उन्होंने बाकायदा से एक इंटरव्यू देते हुए ये कहा है कि जो किसानों का बहरान पाकिस्तान के अंदर आया हुआ है, गंदम स्कैंडल है, तबाही निकली हुई है, किसान बच्चियों की शादी नहीं कर सकते, सड़क के ऊपर खड़े हैं, यानी बिल्कुल उनकी जिंदगी अजीरन बना दी गई। बल्कि आने वाले टाइम में आपको वीडियोस भी दिखाएंगे, किसानों की जिंदगी आपके सामने रखेंगे। उनका यह कहना है कि असल में ये निगरान सेटअप ने किया है, और निगरान सेटअप चाहे पंजाब के अंदर मौजूद हो जहां पर मोहसिन नकवी थे, या मरकज में मौजूद हो जहां पर अनवार काकड़ साहब जो कि थियरीज बैनुल अक़वामी इंटरनेशनल रिलेशंस की थियरीज को डाइसेक्ट करके हमारे सामने रखते थे कि जनाब ये इन्होंने सबने डकार मारा है और ये कोई 300 अरब का डाका है, लेकिन इसकी जिम्मेदार एस्टेब्लिशमेंट है, क्योंकि ये फौज के टाउट्स थे। ये मुजम्मिल सुहलवर्दी साहब का आर्गुमेंट सुन लें। आज जो ये गंदम का स्कैंडल है, इसकी जिम्मेदार को मौजूदा हुकूमत तो नहीं, पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट है जिसके टाउट निगरान हुकूमत में थे। नाज़रीन ये 150 से 300 अरब का डाकार है जो कि इन्होंने सबने मिलकर मारा है। ये तकरीबन 4-4 अरब रुपए की एक ने दिहाड़ी लगाई है। बड़ा खौफनाक स्कैंडल है, सबसे बड़ा स्कैंडल है, और इसका खुलासा होना चाहिए। यानी खुलासा तो वहां से शुरू होना चाहिए मामला या एहतसाब की, जब रिजीम चेंज हुई उसके बाद माल पानी किसने बनाया, उसके बाद पैसा किसने कमाया। लेकिन ये जो डाका मारा है ये बहुत मैसिव और बहुत ही ज्यादा खौफनाक किस्म का डाका है जो कि मारा गया है। कुछ और भी खबरें, कुछ इंपॉर्टेंट खबरें आ रही हैं, और खबरें ये हैं कि जनाब शायद तहरीक इंसाफ ये फैसला कर चुकी है कि जनाब शेख वकास पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन होंगे। यानी शेर अफजल मरवत साहब को साइडलाइन कर दिया गया है और शेख वकास जाहिर है इस सारे अहम तरीन डेवलपमेंट है, इसे संभालेंगे। साथ साथ एक और बड़ी खबर आ रही है, अब्दुल कादिर साहब इसे ट्वीट करते हैं, लिखते हैं बड़ी खबर, अमरीकी हुकाम की जानिब से PTI से अहम राब्ता, अमरीकी सफीर की अपोजिशन लीडर उमर अयूब से मुलाकात अपोजिशन लीडर चैम्बर में हो रही है। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर, असद कैसर और राउफ हसन भी मुलाकात में मौजूद हैं। मुलाकात में सियासी सूरत हाल पर गौर किया जाएगा। ये बड़ी डेवलपमेंट है, ये अभी वीडियो के दौरान ये खबर आई है। इंटरेस्टिंग होगी कि अमेरिकी सफीर जब तहरीक इंसाफ की आला तरीन क़यादत से मिल रहे हैं और इनके अंदर वो लोग शामिल हैं, जाहिर है उमर अयूब साहब मौजूद हैं, जिनके बारे में इमरान खान साहब ने यह भी कहा है कि आप एस्टेब्लिशमेंट के साथ बातचीत कर सकते हैं। लेट्स सी सूरत-ए-हाल कैसे अनफोल्ड होती है, ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान में इस वक्त सबसे बड़ा मसला बोलने का है। पाकिस्तान में बोलने नहीं दिया जाता, जुबानें खींच ली जाती हैं, डर है, खौफ है, टेरर है। पाकिस्तान का मीडिया मुकम्मल तौर पर कंट्रोल्ड है, वेल मैनेज्ड है, एक मैसिव सेंसरशिप है। इसी तरह का दबाव पाकिस्तान में सियासत.pk भी फेस कर रहा है, जिसे पाकिस्तान भर में गुज़श्ता कई महीनों से मावरा आइन, मावरा कवानीन मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है, मुकम्मल तौर पर बैन कर दिया गया है। सियासत.pk की नशरियात को लिमिटेड करके पाकिस्तान में छोड़ दिया गया है। तमाम तर कानूनी मुआवजे के ऊपर आवाज उठाई गई, दस्तक दी गई, लेकिन हर तरफ से खामोशी है, सन्नाटा है, कहीं पर कोई सुनवाई नहीं है, कोई सुनने को तैयार नहीं है। लेकिन इसका हल क्या है? क्या खामोश हो जाए?
क्या सवाल ना करें, क्या मालूमात आप तक ना पहुंचाएं, क्या इंफॉर्मेशन आप तक ना पहुंचाएं? मालूमात भी पहुंचेगी, इंफॉर्मेशन भी पहुंचेगी, सवालात भी उठेंगे, लेकिन अब आपने रोल प्ले करना है, आपने अपना किरदार अदा करना है। और छोटा सा एक प्रोसीजर है, प्रोसेस है, उसके बाद आप अपना किरदार अदा करें और हमारी मदद करें। पहले आपने यह करना है कि हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना है, उसके बाद ज्वाइन के बटन के ऊपर जाना है, क्लिक करके हमारा मेंबर बनना है। या फिर दूसरा ऑप्शन यह है कि आपने वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहां पर पैट्रियन का लिंक मौजूद होगा, उस लिंक के ऊपर क्लिक करें और हमें सपोर्ट करें, हमारा हिस्सा बने, हमारी ताकत बने। ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।